नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल की शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पुष्पा कांडपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त पे नैनीताल जनपद की मनरेगा स्कीम की लोकपाल हैं। और इससे पहले आप बाल कल्याण समिति की मेंबर रही हैं और इस वक्त पे आप पंतनगर विश्वविद्यालय की पॉश कमेटी की मेंबर हैं। सिडकुल में 2-3 कंपनियों में आप पॉश कमेटी की मेंबर हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि आप पिछले 30 सालों से सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में हैं। सन 97 से आपने बताया, अभी डेट भी बता दी है कि 5 फरवरी 1997 से आप सामाजिक कार्य के फील्ड में काम कर रही हैं। 97 का दौर दोस्तों सोचिए, न तब महिला समूह हुआ करते थे, बहुत शुरुआती एकदम पीरियड था और ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं थी और बहुत कम महिलाएं पढ़ पाती थी, उच्च शिक्षा तक पहुंच पाती थी गाँव की। उस दौर से आप काम कर रही हैं, तो हम आज इस पूरे संघर्ष को दोस्तों जानेंगे। और पंचायतों ने लगातार महिलाओं को सशक्त किया है। पहाड़ों में महिला समूह के जरिए आज महिलाएं लखपति दीदी जैसी योजनाएं आ रही हैं, तो एटलीस्ट एक माहौल बना है। तो आज इस पूरी कहानी को दीदी हम आपसे जानना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहले तो थैंक यू मैडम। मैं पुष्पा कांडपाल और मैं अभी लोकपाल, मनरेगा लोकपाल हूँ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में। और इससे पहले की जो मेरी जर्नी रही है वो मुझे बहुत अच्छा मौका दिया है। मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैं सन 97 में मैंने जैसे एमए कर लिया था और एमए करने के बाद अल्मोड़े ज़िले में चकुटिया और मासी भिक्यासेन के बीच में पश्चिमी रामगंगा वैली है। तो पश्चिमी रामगंगा वैली में जितने गांव पड़ते थे तो वहाँ पर ना एक इनहर के नाम से एक एनजीओ हुआ करती थी। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट, मैं हर जगह पे बोलती हूँ, हमारा प्लस पॉइंट ये रहा कि उस संस्था के जो फाउंडर थे तो वो दोनों मियाँ बीवी, मिस्टर भरत बिष्ट और मिस सोनाली मैडम, वो जेएनयू के पढ़े थे दोनों। अच्छा। तो बहुत बुद्धिजीवी लोगों के सानिध्य में हम लोग गए, हमने संस्था ज्वाइन की। हालांकि हमारे पिताजी भी बीएचयू के पढ़े थे और बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कथावाचक और बहुत ही एक विद्वता से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व रहा। और लेकिन जहाँ मेरा जो गांव का नाम है चौड़ा के नाम से, और हम लोग चूंकि पिताजी कथावाचक हैं और उनका एक अलग रेपुटेशन है, और उनके घर की लड़कियां नौकरी करेंगी, उनके घर की लड़के जो है कम्युनिटी का ठेका लेंगी। और उस समय महिलाएं बिल्कुल दोहरे दर्जे की इंसान थी। अगर मैं देखूं उस 90 के दशक में अगर मैं देखूं तो जेंडर जो भेदभाव हम कहते हैं बहुत ही डिसबैलेंस था उस समय। तो महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अधिकार नहीं थे। मैंने कई बार होता था कि हम लोग खुद भी, कि अगर पंचायत की बैठक हो रही है तो महिलाएं ना, वो सर में उनके बोझा है, चाहे वो घास का गट्ठा है, चाहे उनके वो टोकरी भर के गोबर है, लेकिन वो यहीं से छलांग मारेंगी, पैर टूट जाए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो पंचायत की बैठक में नहीं जाएंगी, वो अपराध है। तो ये इस माहौल को हमने जिया है। और उसके बाद जो है हम लोग, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे तो उन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया कि हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद हमने बीए किया, एमए किया, एमए करने के बाद जो है, लेकिन वो एक दिशा विहीन था सब कुछ, क्योंकि मुझे तो इस एनजीओ को ज्वाइन करने से पहले आप एमए कर चुकी थी? एमए कर लिया था, लेकिन डिग्री कॉलेज से। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं सोशल सेक्टर में काम करूंगी। अदरवाइज मैं सोशोलॉजी से करती ना। तो मैंने हिस्ट्री से एमए किया, उसके बाद मैं इस सेक्टर में आई। और हम लोगों ने 90 के दशक में जो है महिलाओं के बहुत इंटीरियर था वहाँ पर महिलाओं का। आज भी मतलब आप देखो, आज तो खैर मेन स्ट्रीम में महिलाएं आ गई हैं, लेकिन उसमें दूर दराज की महिलाओं का वो दोहरे दर्जे की इंसान थी। हमने दूर दूर गाँव में जाके वहाँ महिलाओं के संगठन बनाए, उनको माइक्रो फाइनेंस, जो छोटी छोटी बचत है, एक प्लेटफॉर्म पर उनको लेके आना। और उस समय का जो दौर था, तो ये होली का इतना अच्छा हम आज सेलिब्रेट करते हैं होली को। उस समय होली में वो 4-5 दिन का जो टाइम पीरियड होता था, महिलाएं जो है जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में छिप के रहती थी पूरे दिन भर, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो महिला घर के आसपास है तो वो तो अश्लील है, उसको मतलब वो होली में पता नहीं कौन उसकी बेइज्जती करेगा, कौन क्या करेगा। तो महिलाएं छिपी रहती थी, घर के अंदर भी वो बिल्कुल तहखाने में है। तो वो वहाँ से महिलाओं को निकालना, पंचायतों में उनकी बिल्कुल नगण्य भूमिका थी। धीरे धीरे जैसे महिलाओं को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया, फेडरेशन में उनको लेके आए, उसके बाद उनकी
खुद की भी ताकत बढ़ी। उन्होंने सेविंग के जरिए, हमारे कई ऐसी केस स्टडी थी कि उन महिलाओं ने पता है अपनी जो उनका कॉर्पस था, उन्होंने अपने लड़कों के लिए गाड़ियां खरीदी। ओह, अच्छा। मतलब लड़का बेरोजगार है, उन्होंने कहा कि यहाँ से 2 सीसी लिमिट बनवाई, बैंक वाले भी बड़े खुश, हिसाब किताब पूरा फेयर। तो उन्होंने गाड़ी लेके अपने लड़के से कहा भाई ले अपना रोजगार कर। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं। और महिलाएं पंचायतों में प्रधान बनी, बीडीसी बनी। 2 महिलाएं ऐसी थी, आज भी मुझे नाम याद है, तो दुर्गा बिष्ट खत्म हो गई हैं एक्सीडेंट में, और एक हेमा करके, वो 2 ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन लड़ी जनरल सीट पे। अच्छा, हाँ। उन्होंने कहा कि हमें जीतना नहीं है, हाँ। हमें विरोध करना है। कितनी बड़ी ताकत होगी। तो आप दीदी महिला समाख्या की उधम सिंह नगर की कोऑर्डिनेटर भी रही है। हाँ, मैं तो 90 के दशक की कहानी अभी बता रही हूँ। ठीक हो गया। फिर वहां से जैसे मैं आगे बढ़ी तो फिर एक आजीविका प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। वहां पर आज भी नारी एकता स्वायत्त सहकारिता जो है वो अपने एक बिजनेस मोड में बहुत बड़े फेडरेशन के रूप में अल्मोड़ा में भैंसिया छाना ब्लॉक में काम कर रही है। और उसकी फाउंडर देखा जाए तो मैं हूँ, क्योंकि मैं उस समय आजीविका में एज ए ग्रुप प्रमोटर, और जो मेरे गांव थे वहां पर मैंने उस फेडरेशन का निर्माण किया था। उसके बाद मैंने रूरल टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट था नानकमत्ता, उसके जरिए में मैं नानकमत्ता आई, मैंने वो प्रोग्राम किया। और वहाँ पर मैं रूबरू हुई थारू जनजाति की महिलाओं से। तो वो एकदम नया परिवेश था, नई कम्युनिटी थी, नया कल्चर था। तो वहाँ पर भी एक अद्भुत मुझे पूरा सब कुछ मिला सीखने को। और उन महिलाओं का मतलब किसी चीज़ को ग्रहण करने का एक अलग रुतबा है। वहाँ काम किया। उसके बाद फिर मैं फेडरेशन एक्सपर्ट फिर गई मैं अल्मोड़ा में। 40 फेडरेशंस थी जिसमें मैं एज ए कंसल्टेंट मैंने उनको फैसिलिटेट किया। अच्छा। उसी दौरान मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी सन 2017 में। तो फिर हम बड़े बाधित, मेरा बेटा उस समय 12 साल का था, बेटे को देखना, अपने जॉब को बचा के रखना, बच्चे का कैरियर, सब कुछ, मतलब एक पहाड़, मतलब एक ऐसी परिस्थिति से भी फिर मैं निकली। और मैंने तुरंत बाद मैंने यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी से मैंने MSW किया 2017-18 में। एक बहुत बड़ा इस यूनिवर्सिटी ने मेरे को जो है, मतलब मैं जहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो ये यूनिवर्सिटी का योगदान है कि मैं आगे बढ़ी। बिल्कुल, वो मंच आपको दिया कि आप दोबारा पढ़ सकें। हाँ। और महिला समाख्या में मैं जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की एक पोस्ट होती है उस पर रही उधम सिंह नगर में। तो वो महिलावादी एक अनोखा प्रोग्राम, और उसमें तो हाँ, मतलब प्रोग्राम हाँ था। वो तो एक ऐसा प्रोग्राम था कि प्रसर ग्रुप के रूप में सारा सब कुछ काया पलट कर, और महिलाओं के हित की चीजों के लिए हम किस हद तक लड़े, वो था वो पूरा प्रोग्राम। और वो वहाँ के भी मैं किससे बताऊंगी कि हम लोग प्रशासन के खिलाफ जो है हमारी महिलाएं नारेबाजी करती थी। और जब हम पुलिस से हमारी महिलाएं जुलूस निकाल रही हैं तो उसके लिए परमिशन लेनी होती थी पुलिस से। तो हम जब वहाँ कोतवाली में परमिशन लेने के लिए गए, कई बार हुआ ऐसा, तो वहाँ कोतवाल साहब कहते थे कि आप ना जुलूस निकालिए और इसका समापन आप हमारे कैंपस में करोगे। अच्छा। हाँ, कैंपस में आप समापन करोगे और जलपान की व्यवस्था हमारी तरफ से रहेगी। अच्छा। तो फिर हम पूरे सितारगंज में, खटीमा में हम पूरे जागरूकता रैली होती थी महिलाओं की। और उसके बाद हम मतलब थाने के कैंपस में वहाँ पर जलपान, हमारी महिलाओं को चाय पानी सब व्यवस्था बहुत अच्छे से वहाँ पर बिछाना, वो करना, मतलब कि एक उस तरीके का प्रोग्राम भी किया। और मैं पंचायतों में मास्टर ट्रेनर रही, प्रधान बीडीसी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, वार्ड मेंबर्स एज ए मास्टर ट्रेनर। 2016-17 में मैंने आपका हल्द्वानी ब्लॉक हो गया, भीमताल ब्लॉक हो गया, रामनगर ब्लॉक हो गया, कोटाबाग ब्लॉक हो गया। उसके अलावा मैं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट, मुनस्यारी और बीड़ ब्लॉक, मतलब पिथौरागढ़ बीड़ ब्लॉक है बिल्कुल लगा हुआ। तो इतने ब्लॉक्स में मैं एज ए मास्टर ट्रेनर रही प्रधानों की ट्रेनिंग के लिए। और पंचायती राज अधिनियम 2016 जो अमिटमेंट हुआ था तो उस पर फोकस करके एक GPDP करके पूरा 5 साल का माइक्रो प्लान बनाना, वो सारी चीज़ें हमने सीखी। और एज ए मास्टर ट्रेनर पंचायत प्रतिनिधियों को सिखाने की भूमिका में हम रहे। क्या बात है।
और बहुत अच्छा लगा कि जब पंचायती राज में तो महिलाओं को 50% आरक्षण की बात है, और वो दौर हमने जिया है जब महिलाएं जो हैं पंचायतों में जाना अपराध है, और मतलब यहाँ से कूद मार के पैर तोड़ दो बड़ी बात नहीं है। आज महिलाएं चुन के आ रही हैं, लड़ के आ रही हैं, और वो रबर स्टैम्प बनी शुरू में, लेकिन अभी थोड़ा सा तस्वीर बदली है ना, है तो लीडरशिप में आई तो सही। हाँ। तो उन महिलाओं को मैंने ना, जब मैं एज ए ट्रेनर गई तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो हमने कई का एक ही, जब मैं जेंडर पर जब उनसे बोल रही थी, मैंने कहा देखो हम कई का सिर्फ एक रूप देखते हैं कि भाई राम का राज्याभिषेक होना था, एक रात में उस महिला ने पूरा परिदृश्य बदला। लेकिन वो महिला आज हम कहते कि हमारी लड़की बीटेक कर रही है, हमारी लड़की इंजीनियरिंग कर रही है, तो कैकेयी जैसा जो किरदार रहा रामायण में, तो कैकेयी ने युद्ध के मैदान में जहाँ सामने दुश्मन खड़ा है तो रथ का पहिया टूट गया, उस औरत ने टेक्निकली उस रथ को सही किया, तो वो कितनी बड़ी इंजीनियर रही होंगी जहां पर सामने से दुश्मन खड़ा है और तुम रथ का पहिया सही कर रहे हो। मैंने कहा तुम अपने आदमी के साथ कभी कार में जाते हो, कभी तुम बाइक में जाते हो, तो अगर बाइक का टायर पंचर होता है तो हमारी हिम्मत है हम उसको सही कर दें, वो वही सही कर सकता है जिसको उसकी नॉलेज होगी। तो वैदिक काल में महिलाओं का जो बौद्धिक स्तर रहा होगा, कैकेयी का किरदार आप देखो ना, वो देवासुरी संग्राम के मैदान में रथ को सही करती है जब दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। तो ये है महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण है। तो इस तरीके से बहुत प्रेरित हुई महिलाएं, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये ट्रेनर जो है ये तो मतलब रामायण और महाभारत की चीजों को मतलब एक सटीक तरीके से, कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई अतिशयोक्ति लगा रही हूँ, क्योंकि कोई बड़े सिद्धांतों में आप नारीवाद को नहीं समझा रहे हैं, आप उन्हीं के बीच के किरदारों में से आप बता रहे हैं, मतलब जिस पे हमारी आस्था है, मतलब धर्म पे हमारी बहुत एक अटूट आस्था है। रामायण और महाभारत वो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, अगर वहां से चीजें निकल के हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत हो रहे हैं तो वो उस पर हम बिलीव करते हैं और उससे हम प्रेरित भी होते हैं, वो हमें ज्यादा कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें रही। उसके बाद मैं उधम सिंह नगर में मेरे को अलग अलग प्रोग्राम में, थारू कम्युनिटी में, और वहाँ पर मेरे को ना श्रम डिपार्टमेंट ने, वहाँ पर उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने हमें एक प्रोग्राम दिया था NCLP करके, नेशनल चाइल्ड लेबर प्लान। तो उसके अंतर्गत पूरे उधम सिंह नगर में एक सर्वे करनी थी जिसमें कितने बच्चे थे कि जो एज ए चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं, चाहे वो ईंट भट्टों में कर रहे हैं, चाहे वो किसी ठेले में कर रहे हैं, चाहे वो किसी होटल में कर रहे हैं। तो जसपुर से लेके मेला घाट और बनबसा के बॉर्डर तक मैंने लीड किया था। उसमें श्रम विभाग के श्रम परिवर्तन अधिकारी भी थे और कुछ और भी अधिकारी थे, और चाइल्ड लाइन से मैंने उसको लीड किया। हमने 669 बच्चों को आइडेंटिफाई करके शासन को सौंपी थी वो लिस्ट, उतने बच्चे, और लड़ झगड़ के कि हम गए वहाँ पर बच्चों को छिपा दिया, फिर हमने लड़ झगड़ के उन बच्चों को हमने निकाला, पूरी उनकी SIR लेके आए और शासन को वो लिस्ट सौंपी। फिर एज ए चाइल्ड लाइन में मैंने ये कोऑर्डिनेटर काम किया, तो उसका बेनिफिट मुझे मिला कि मैं यहाँ पर जो JJ एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो उस एक्ट के अंतर्गत 2 विंग हैं। एक विंग है उन बच्चों के लिए जिनको नीड केयर एंड 0 से 18 साल तक के वो बच्चे जिनको नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, जिनको संरक्षण और सुरक्षा की जरूरत है, जिनका कोई नहीं, उनकी सरकार है, सरकार में वो कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिम्मेदार है। दूसरी विंग है वो बच्चे एक तो है कि जिन बच्चों के साथ अपराध हुआ है, एक विंग जो बच्चों ने जहाँ अपराध कर दिया, जिन बच्चों ने कानून का उल्लंघन किया है, उन बच्चों के संरक्षण के लिए एक कमेटी है जिसको JJ बोर्ड बोला जाता है, किशोर न्याय अधिनियम। किशोर न्याय अधिनियम बोर्ड के 2 विंग हैं, एक CWC है, एक JJ बोर्ड है। CWC उन बच्चों के लिए जिनके साथ गलत हो रहा है, और JJ बोर्ड उन बच्चों के लिए जो बच्चे गलत कर रहे हैं। तो मैं CWC की मेंबर रही, उसमें हमारे चेयरपर्सन थे, 4 हम मेंबर्स थे। तो वहाँ पर मैंने आज बल्कि पॉक्सो एक्ट जो है वो एक प्रभावशाली एक्ट है, और बहुत सारे बच्चे, मैं मतलब 2022 से लेके 24 तक रही, 21 से लेके 24 तक रही मैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। उस दौरान 7 या 8 लड़कियां थी जो 18 साल से नीचे की हैं, और उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। मतलब हम कहते हैं कि बाल विवाह अपराध है, वो बच्चे, वो तो 12-13 साल की उम्र बहकने की है, भटकने की है, किसी के साथ उनका जो है आकर्षण हुआ,
नजदीकियां बढ़ी, फिजिकल रिलेशन बने, भाग के शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए। तो उन बच्चों के लिए पॉक्सो, अब वो सामने से जो बंदा पूरे उस प्रकरण में है तो वो तो पॉक्सो के दायरे में आ गया और सलाखों के अंदर चला गया, पूरा कैरियर खत्म हो गया। और ये बच्ची जो 18 साल से नीचे की, न तो वो दिमाग से मैच्योर है, न वो शरीर से मैच्योर है, और परिवार की इज्जत अलग से गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पॉक्सो एक्ट को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उस एक्ट की अगर किसी बच्चे को अगर पता है ना इसके दुष्परिणाम, अगर इस एक्ट के दायरे में आ गया तो मैं तो सलाखों के अंदर जाऊंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़की को भी पता होना चाहिए, उनके माँ बाप को भी पता होना चाहिए। तो ये मैंने काम किया था और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा हम लोगों का। बहुत सारे ट्रैफिकिंग के केस थे और सेक्सुअल हरेसमेंट के बहुत सारे केस थे, मेडिकल के केस थे। तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ना, जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, मेंटली रिटायर्ड बच्चे हैं, तो उन बच्चों के अलग अलग, दृष्टिबाधित बच्चे, तो अलग अलग सेंटर हो तो वहाँ पर इंस्पेक्शन करना और वो रिपोर्ट NCPCR जो नेशनल चाइल्ड क्या बोलते हैं उसको, कमीशन बोर्ड है, उसको भेजते थे हम। वो काम किया। अभी फिलहाल में नैनीताल जिले में मनरेगा जो योजना है, इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ी ना हो, उन स्टेक होल्डर्स के साथ जो जॉब कार्ड धारक हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनको प्रॉपर जानकारी हो, उनको काम मिले, उनको भुगतान हो, सरकारी तंत्र उनके साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। तो उन सारी चीज़ों के लिए पैरवी करने के लिए एक पद है लोकपाल का, उस पद पर मैं अभी आसीन हूँ और ये तो मेरा सक्सेस है। और इसके अलावा जैसे मैम ने भी बोला था कि मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में सिडकुल की 3 कंपनीज हैं, टाटा ऑटोकॉम की सब कंपनीज हैं 2 और टाटा ऑटोकॉम, वहाँ पर भी मैं सेक्सुअल हरेसमेंट कमेटी की मेंबर हूँ। तो ये तो सफलता की कहानी है, लेकिन ये सफलता के पीछे जो बचपन से ही जो संघर्ष रहा है, मैं मतलब उस दौर में मैं अपने घर में चौथी लड़की थी। तो चौथी लड़की पैदा होना ही उस समय कितना बड़ा अपराध था। तो परिवार में चौथी? हाँ, तो मतलब वैसे तो आप बड़ी बहन है ना? मेरे से 3 बहनें बड़ी। अच्छा, चौथी बहन थी? चौथे नंबर की बहन थी और चौथे नंबर पे कोई लड़की, वो 70 के दशक में, 72 का डेट ऑफ बर्थ है। तो जिस दिन मैं पैदा हुई तो मुझे नहीं याद है। तो लेकिन मेरे को ना बाद में जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो मेरे चाची ताई जो गांव की महिलाएं थी ना, वो मुझसे कहती थी, वो बेटा जिस दिन तू पैदा हुई, तो उस समय तो ट्रेडिशनल दाइयाँ होती थी, कोई पर वो तो था नहीं संस्थागत प्रसव। तो उन्होंने वो मुझे कहते थे कि बेटा जिस दिन तू पैदा हुई, हम सब लोग आए थे ना, जैसे कहा उन्होंने, दाई ने कहा लड़की हो गई, हमको लगा धरती फटे हम समा जाएं। तो लड़की होना ही उस दौर में कितना बड़ा एक अपराध समझा जाता था। फिर खैर मेरे 2 साल के बाद मेरा भाई हुआ, थोड़ा सा जो है चीज़ें पलटी, लेकिन वो भेदभाव जो है, पुष्पा कांडपाल जैसी कितनी लड़कियां होंगी उस दौर की जिन्होंने पल पल पर चीज़ों को झेला है। और प्रोफेशनली हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा और हमने ना मतलब वो भूले भटके हमने जो है, हम मंजिल की तरफ बढ़ते गए। तो थोड़ा परिवार में, क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे थे, उनको पढ़ाई की वैल्यू पता थी, थोड़ा उन्होंने मोटिवेट किया, लेकिन जो रूढ़िवादिता वाली मानसिकता कहीं ना कहीं उनके अंदर भी बहुत थी, बहुत खुल के उन्होंने भी मतलब उस तरीके का सपोर्ट नहीं किया। नहीं तो उस दौर में तो आप ISPCS ऑफिसर भी हो सकते थे, कुछ भी बड़े अधिकारी बन सकते थे। मैं जब ट्रेनिंग देती थी उधम सिंह नगर में, तो ये महिला समाज है कि कई लड़कियां कहती थी कि दीदी आप ना बहुत अच्छे से समझाते हो, आपको टीचर होना चाहिए। लेकिन हम जहाँ हैं वहाँ भी खुश हैं, मतलब हम यहाँ पर कितनों को प्रेरित कर रहे हैं, कितनों की मानसिकता हम बदल रहे हैं। तो ये जो रोल हमको मिला है ना, इसमें इसके प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए और हमें अपने संघर्ष के साथ हमको देखना चाहिए, हमको अपना संघर्ष से बड़ा नहीं देखना चाहिए। हमारे जैसी कितनी महिलाएं होंगी जिन्होंने, उनको मौके नहीं मिले, हमें मिले, हम आगे बढ़ गए। जब चाइल्ड हेल्पलाइन में थी, ये गोजा जाली के आसपास एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी। अब जिन्होंने वो गैदरिंग करवाई उन्होंने कहा कि उसका संचालन आप कर दो। तो मैं बहुत अच्छा एंकरिंग कर लेती हूँ। मैं एंकरिंग कर रही थी और करीब 1-1.5 लोग थे। हाँ, अच्छा। तो पीछे से एक ने आके कहा कि मैम थोड़ा सा डिले करो क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता आ रहे हैं।
तो ठीक हुआ, मैंने वो प्रोग्राम थोड़ा सा और खींचा। तब तक बीजेपी के एक जो जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप बिष्ट जी, उनके साथ 3-4 लोग और आए, आके वो मंचासीन हो गए। अब जब वो बैठे थे तो वो उनके स्वागत के लिए मेरे हाथ में जो लिस्ट आई मैं बोलूं तो उसमें एक दिनेश खुलबे करके था। तो मैंने खैर उनका स्वागत किया। उसके बाद मैंने कहा खुलबे में मायके से मैं भी खुलबे हूँ, तो मैंने कहा दिनेश खुलबे कहाँ के होंगे। तो बाद में मैं उनके बगल में गई, मैंने कहा आप कहाँ के खुलबे हो। उन्होंने मेरे को बताया, मैंने कहा मैं भी वहीं की हूँ। जब बातचीत हुई तो उसके बाद खैर थोड़ी देर फिर संक्षेप में बातचीत हुई। उसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाया। तो जब वो प्रोग्राम ने 1-आधा घंटा चलने के बाद वो व्यक्ति, जब हमने समापन किया, वो लड़का मेरे पास आया। उसने कहा बहन जी आप मेरी दीदी हैं या मैं आपका बड़ा भाई हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बताओ आप किसकी बेटी हैं, क्या हैं, ऐसे करके। तो मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई। मैंने कहा चौड़ा से हुई, हमारे घर के आगे प्राइमरी स्कूल है जो वहाँ से पढ़ा। उन्होंने कहा आप झूठ मत बोलो। मैंने कहा मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैंने वहीं से पढ़ा। उन्होंने कहा इंटर कहाँ से किया। मैंने कहा पाली इंटर कॉलेज से। उन्होंने कहा आपने ग्रेजुएशन किया होगा पक्का। मैंने कहा हाँ किया है, मैंने MA किया है। कहाँ से किया। मैंने कहा रानीखेत से। उन्होंने कहा हम तो पैदा ही हल्द्वानी हुए, लेकिन आपकी एंकरिंग देख के मुझे नहीं लग रहा है। वो चौड़ा तो ऐसी जगह है जहाँ टाइम पे बारिश भी नहीं होती है, ऐसी जगह से निकल के आप इतनी अच्छी एंकरिंग कर ले रहे हो। तो ना ये कहीं मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हमको मतलब मौके मिले तो हमने मैंने एंकरिंग की तो वो 28-30 साल की मेहनत थी ना, पत्थर पर भी निशान पड़ते हैं। लेकिन हर महिला को उबरना चाहिए। और मेरे हस्बैंड तब खत्म हो गए थे जब बेटा 12 साल का था। अगर मैं घर से नहीं निकली होती, मैंने अपने आप में मतलब वो संघर्षों को पार करके मैंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की होती, आज मेरे अगल बगल ना कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम ये काम अटक गया आप करवा दो, मैम ये काम अटक गया करवा दो। तो कई बार मतलब ऊपर वाले की दया से वो काम अगर मैं पैरवी करती हूँ हो जाता है, वो ऊपर वाले की मेहरबानी है। और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन मैं जब अपनी समीक्षा करती हूँ मैं कहती हूँ कि ऊपर वाले का और ये हमारे समाज ने, जिस समाज ने मुझे बनाया, तो उनकी कितनी बड़ी मेहरबानी है कि मैं मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, बेटा छोटा है, सेटल नहीं हुआ है, तो हम लोगों पर डिपेंड होते, लोग हमसे कहते हैं, तो ये मेरी सफलता नहीं है तो क्या है। क्या बात है मैम, बहुत सैल्यूट है आपको। और हर महिला अगर इस तरह से मजबूत हो, मतलब हर महिला की अगर 100 में से एक महिला भी अगर इतनी सशक्त हो जाए तो वो कईयों को संभाल सकती है। और एक अच्छा सिस्टरहुड, एक बहनापा आपके भीतर है तो आप सबको साथ लेके चलती हैं। आपने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और कहना चाहूंगी कि इस बार, पिछली बार हिंदुस्तान अखबार ने 21 महिलाओं को सम्मानित किया था। उसमें दूसरे नंबर पर मैं थी। मतलब उन्होंने मेरिट के हिसाब से, मतलब कि जिसका जितना बड़ा योगदान उसी हिसाब से रैंकिंग की थी। तो फर्स्ट नंबर पर तो वो महिला थी जिन्होंने ये काठ गोदाम के आसपास जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट वो पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे मैं थी। और इस बार भी मुझे मीडिया ने, अमर उजाला ने अपने अखबार में कई महिलाओं की, बहुत अच्छी महिलाओं का जो छापा था, मेरा भी छापा था। आप निश्चय ही चुनिंदा हैं, क्योंकि भाई सन 97 से आप काम कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तो अब एक भेड़चाल हुई है ना कि मैं करके महिलाएं कई बार आगे आने की भी वैसे कोशिशें करती हैं। लेकिन वो संघर्ष उस तरह का उन्होंने नहीं किया होता है। तो उस दौर की महिला कोई है तो वो हीरा है अपने आप में, है ना। मैं बताज ना, नारालम कहता है छोटी बचत की बात करता है, लखपत दीदी की बात करता है, तो वो सारी, वो तो हम उस दौर में उन चीजों को पार कर गए ना कि महिलाओं ने। आपने केवल आर्थिक, अभी तो आर्थिक पे थोड़ा ज्यादा जोर है, तब सामाजिक संघर्ष हुआ करते थे, आप लोग ने सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सामाजिक मतलब वो महिलाएं मीटिंग कर रही हैं, अपने आप में वो अपराध है। वो संगठन बना रही है, अपने आप में अपराध है। वो आज घर का काम छोड़ के वो आज श्रमदान करवाते थे हम उनसे। महिला संगठन ने कितना विरोध झेला है, हमें पता है उस दौर में। अरे मतलब कि परिवार तोड़ने वाला कहा गया उसे, जबकि वो सरकारी परियोजना थी, सरकारी परियोजना थी। और महिलाओं, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की एक ऐसी परियोजना जो महिलावादिता की परिभाषा को परिभाषित करता है, जो रियल मायने में महिला सशक्तिकरण कर रही थी। तो उनकी बनाई महिलाएं टायर पंक्चर ठीक करती थी। इधर जो किताब आप लोगों ने पब्लिश की थी उसमें बहुत सारी महिलाओं के बड़े संघर्ष की कहानियां थी। ऊधम सिंह नगर में पता है NHPC इतना बड़ा वो है, NHPC का अपना नाम है। वहाँ का जो जनरल मैनेजर था
तो वहाँ पर राजभाषा अधिकारी हुआ करती थी इंदू जोशी। उनके हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड की जगह उनको, चूंकि पढ़ी लिखी महिला थी, तो इनका सिलेक्शन हुआ राजभाषा, हिंदी राजभाषा अधिकारी के रूप में। दिखने की बड़ी सुंदर सी थी, तो वो जो जनरल मैनेजर इन पे गलत नजर से इनको टॉर्चर करना, इनको, तो वो केस हमारे पास आया। अच्छा। हमने कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, हम अपने फेडरेशन के साथ, हम 5 महिलाएं गई, तख्ता पलट कर दिया, रातों रात उसका वहां से ट्रांसफर करवाया। तो ये ताकत तो महिला समाख्या ने दी, अदरवाइज हमको उस एनएचपीसी के अंदर कौन घुसने देता। सही और लेकिन उस महिला को वो अपनी जगह बनी रही, और उनको हमने फरीदाबाद उनके हेड ऑफिस में पत्राचार किया। तो ये इस तरीके के उदाहरण है। बिल्कुल। तो दीदी बहुत अच्छा लगा हमें आपकी कहानी सुनना। अभी और ये तो कहानियां असीमित हैं, ये तो एक छोटा सा पार्ट है एक तरह से। लेकिन ये सरसरी हमने बात की। अभी हम आपके साथ, आप रेडियो के साथ हमेशा जुड़ी रहिए, हम ऐसा चाहेंगे। और बहुत शुक्रिया इस कहानी को हमसे साझा करने के लिए। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। और तो इसी के साथ दीपा कांडपाल जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी, पुष्पा कांडपाल जी के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।